बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है रिपोर्टर्स कॉर्नर और मैं हूं कैसर खान तनोली। नाज़रीन, आज का रिपोर्टर्स कॉर्नर थोड़ा सा स्पेशल है। हम लोग मौजूद हैं फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद के अंदर, और फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद के अंदर कल हमने आपको हालात बताए। धरने, जलसे जुलूस, सियासी माहौल जो है वो यहाँ पर गर्म रहता है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा होता है। आज भी हम लोग एक प्रोटेस्ट के अंदर मौजूद हैं, लेकिन ये थोड़ा सा प्रोटेस्ट मुख्तलिफ है। इससे पहले भी लोग एहतजाज करते रहे, लेकिन इनके साथ हुकूमत पाकिस्तान ने और ज़िम्मेदारों ने कुछ मुआहदे किए, उन मुआहदों के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। एक दफ़ा फिर ये आज फेडरल एम्प्लॉयज़ जो हैं इकट्ठे हो गए हैं और हज़ारों की तादाद में इस वक्त मौजूद हैं सेक्रेटेरिएट के बिल्कुल सामने। तमाम तर दफातर को इनके बकौल जो है बंद कर दिया गया है। दफातर के अंदर एम्प्लॉयज़ मौजूद नहीं है। तमाम तर सरकारी मुलाजमीन जो हैं इस वक्त सरापा एहतजाज कर रहे हैं, और इनके एहतजाज किस तरह से रंग लाएगा, कौन लोग इनके साथ मुज़ाकरात करने वाले, कौन इनकी बात को सुनेगा और कहाँ तक ये एहतजाज को बढ़ाएंगे, ये सारी सूरत हाल आज हम लोग आपके सामने रखेंगे। फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद जो है, ये इस्लामाबाद का हम लोग अक्सर कहते हैं कि चेहरा है। यहाँ पर अक्सर हम लोग इस तरह के जब वाक़यात देखते हैं या इस तरह के हालात देखते हैं तो ख़ास तौर पे इस्लामाबाद के रहने वालों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसके साथ साथ ये जो सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज है, ये कहते हैं कि जब से मौजूदा हुकूमत या इससे पहले की जो हुकूमत थी, जिस तरह से हालात बढ़े, महंगाई की जो शरह उसमें इजाफा देखने में आया, हालात मुश्किल हो गए। एक आम आदमी के लिए सरकारी मुलाजमीन की ज़िंदगी मुश्किल होगी उसी तनख्वाह के अंदर जिसके अंदर वो पहले गुजारा करते थे। अब शायद मुमकिन नहीं है वाकई इस तरह के हालात के अंदर, क्योंकि जब हर चीज़ आपको महंगी और 2 गुना कीमत पे मिलेगी तो सरकारी मुलाजमीन की मुश्किलात भी हमें बढ़ती नज़र आती हैं। इसी तरह अगर हम बात करें इनके मुतालबात की, उसमें सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा किया जाए और जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन हैं उनको परमानेंट किया जाए। आज हमारे साथ बड़ी तादाद में सरकारी मुलाजमीन भी मौजूद हैं। अभी भी इनके क्योंकि मुज़ाकरात हुए हैं और मज़ीद भी इनके साथ बातचीत का सिलसिला आगे जारी रखा भी जाएगा, क्योंकि इसके अलावा कोई हल नहीं है। जब तक आप बैठेंगे नहीं, आप मामलात को हल नहीं कर सकते हैं। तो ये मामलात कैसे हल होंगे, इनके मुतालबात में कोई कमी आएगी या वफाकी हुकूमत के जो ज़िम्मेदार हैं वो इनके साथ इनकी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ों को तय कर लेंगे। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद हैं रेमान अली बाजवा साहब, आप चीफ कोऑर्डिनेटर हैं ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस की। सर, आपको वेलकम करेंगे। थैंक यू सर। आपके साथ मौजूद हैं शौकत अली सुलैरी साहब, आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं पाक PWD के, आपको भी वेलकम करेंगे। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद हैं सईद मुराद साहब, आप प्रेसिडेंट हैं नेशनल सेविंग एम्प्लॉयज़ यूनियन के, आपको वेलकम करेंगे जी। आपके साथ मौजूद हैं सैयद अहमद अली, आप सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉयज़ जो कोर कमेटी है आप उसके मेंबर हैं, आपको वेलकम करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन हम लोग बातचीत का आगाज़ करेंगे रेमान अली बाजवा साहब से, चीफ कोऑर्डिनेटर हैं ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस के, और उनसे बातचीत का आगाज़ करेंगे। उनसे जानेंगे कि इनके मुतालबात, इनकी जो डिमांड्स हैं वो क्या हैं, और अब तक हुकूमत पाकिस्तान, वफाकी हुकूमत ने, क्योंकि ये हज़ारों मुलाजमीन इस वक्त फेडरल कैपिटल के अंदर मौजूद हैं, लेकिन ये पूरे पाकिस्तान के जो मुलाजमीन हैं ये उनकी आवाज़ को बुलंद किए हुए हैं। और ख़ास तौर पर अगर हम लोग बात करें फेडरल कैपिटल के तरक्याती इदारा जो है कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA, उसके जो मजदूर हैं, जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं, वो भी इनके साथ इज़हार यकजहती करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। रेमान अली बाजवा साहब, पहले तो ये बताइए कि सर आज तक के जो मुज़ाकरात हैं, ये जो पहले आपके मुज़ाकरात हुए वफाकी हुकूमत और ज़िम्मेदारों के साथ, वो क्या थे, और अब दोबारा आपको सड़कों पर आने की क्या वजूहत हैं? देखें, हमेशा से हमारा ये अलमिया रहा है कि जब भी जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, इस वक्त PDM की गवर्नमेंट जो है बरसरे इक़्तिदार है, और जब हमारे एहतजाज चलते थे बिलावल भुट्टो साहब भी आए और दीगर इनके रहनुमा भी आए और उन्होंने हमें आके कहा कि आपके मुतालबात बड़े जायज़ हैं। इवन कि इन्होंने करारदादें सेनेट के अंदर पेश की हुई हैं, वो मंजूर हुई हैं हमारे मुतालिबात के हवाले से, और ये वही मुतालिबात है। ऐसा नहीं कि रोज़ मुतालबे पूरे हुए हम दोबारा से निकल के आ गए। ये जो पे एंड पेंशन कमीशन बना था, जिसकी हम कह रहे हैं कि रिपोर्ट के ऊपर अमल दरामद किया जाए, 2008 के रेट से हाउस रेंट, मेडिकल, कन्वेंस अलाउंस, आज 14 साल इसके अंदर हो गए। महंगाई आप देखें, करंटली 44% इस साल का इन्फ्लेशन रेट है महंगाई का। उसके साथ साथ तमाम सूबों की बात की जाए तो वहाँ पे अपग्रेडेशन हो चुकी है कि पे स्केल के ऊपर, मगर वफाक में हमें यह कहा जाता है कि आइन के आर्टिकल 240 के तहत वफाक पाबंद नहीं है कि सूबों को फॉलो करे। मगर दुख और अफसोस उस टाइम होता है कि जो ब्यूरोक्रेसी बैठी है, जब इनको अपना फ़ायदा नज़र आ रहा था तो एग्जेक्टिव अलाउंस इन्होंने कैबिनेट में ये समरी भेजी कि सूबों के अंदर हो चुका है, सूबों की तर्ज पे 150% जो है एग्जेक्टिव अलाउंस लिया जाए। तो हमारा बड़ा सिंपल सा मुतालबा है कि आइन का आर्टिकल 240 हमारे लिए तो हराम हो जाता है, मगर इनके लिए हलाल है। सूबों की तरफ पे अपग्रेडेशन की जाए, ये जो तनख्वाहों की तफरीक है इसको ख़त्म करके उसी तरफ पे जिस तरह से 150% इनको एग्जेक्टिव अलाउंस दिया गया हमें मिले। मुतालबात हैं वो ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक के मुलाजमीन के हैं।
देखें अब ग्रेडेशन की बात की जाए तो ग्रेड 1 से लेकर 16 तक है। हमारे पास 17 से ऊपर के वो अफसरान भी शामिल है जो फेडरल सेक्रेटरीट के अंदर हैं, वो भी डिप्राइव्ड है। मखसूस तबके को नवाज दिया गया। हमारा मुतालबा है कि 1972 में जो नेशनल पे स्केल आया था वो ग्रेड 1 से लेकर 22 के लिए आया था, और पाकिस्तान भर में उसके मुताबिक एक स्केल के अंदर काम करने वाला कोई ग्रेड 1 में है, 17 में या 22 में, पाकिस्तान भर में उसकी पे एंड अलाउंसेस जो है वो सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे मखसूस लोगों को दे दिया गया है, जबकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रेसिडेंट ऑफिस, नेशनल असम्बली, सेनेट, नैब, बिस्प, FI, अदलिया, इनकी बात की जाए तो 1 से लेकर 22 को वो अलाउंस इक्विवेलेंट मिलता है। अच्छा, अभी क्योंकि आप लोगों को एक दफ़ा फिर यहाँ पर रोडों पर आना पड़ा, ये बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त सरकारी मुलाजमीन मौजूद हैं, अपना काम काज छोड़ के, ज़ाहिर बात है दफातर के अंदर नहीं है तो रोड के ऊपर हैं, इनको दफातर में होना चाहिए था। आपके साथ जो पहले मुज़ाकरात हुए जिसके ऊपर नोटिफिकेशन भी हुआ था, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो पाया? देखिए 14 अप्रैल जो एक हमारा तहरीरी एग्रीमेंट हुआ था, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, उसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने उसकी रिकमेंडेशन भेजी, और फाइनेंस डिवीज़न में मेरी ज़ाती राय के अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो मुंतखब हुकूमत और मुलाजमीन को आमने सामने लेके आते हैं। तो बड़ा वाज़ेह पैगाम है, हम लोग गैर सियासी थे, गैर सियासी हैं, गैर सियासी रहेंगे, और इंशाअल्लाह ताला रियासत माँ की तरह है। ये रियासत, हम ये चाहते हैं कि हमारे सर के ऊपर दस्ते शफ़क़त रखें, एटलीस्ट हमारी बात सुने तो सही। यहाँ पे तो सुनने को कोई तैयार नहीं है। अब्दुर्रहमान खान कांजू साहब ने हमें यकीन दहानी कराई, वो कहते हैं आपके मुतालबात जायज़ हैं। एहसन इकबाल साहब बैठते हैं, वफाकी वज़ीर हैं प्लानिंग के, वो कहते हैं मुतालबात जायज़ हैं, मगर जब देने की बारी आती है सारे के सारे वसाइल हैं। मैं ये कहता हूँ कि बैठे टॉक शो करें, या कायल कर लें या कायल हो जाएं। तमाम वसाइल मौजूद हैं, अगर नहीं है तो ग्रेड 1 से 16 के लिए नहीं है। और जो 14 लाख मुलाजमीन हैं, 11 लाख मुलाजमीन 100% से ऊपर एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस ले रहे हैं। और तो और पुलिस को इस महीने इन्होंने तनख्वाहों के अंदर उनके इजाफा किया। हमारे भाई थे, राशन अलाउंस सिर्फ 380 रुपये उनको एक महीने का मिल रहा था, अभी इजाफा किया गया है। क्यों? क्योंकि इस वक्त उनको इनकी ज़रूरत है। तो हमारा मुतालबा है कि खुदारा जो हमारे जायज़ आइनी मुतालबात हैं उनको पूरा किया। शौकत अली सुलैरी साहब, आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान PWD के, और मुतालबात ज़ाहिर बात है आप लोगों के एक जैसे हैं, कोई उसमें फ़र्क नहीं है, तब इकट्ठे होकर यहाँ पर मौजूद हैं। हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत के ज़िम्मेदार जो लोग हैं, अभी तक आपकी जो दोबारा इस एहतजाज की जब आप लोगों ने कॉल दी, आप लोग इकट्ठे हुए, किसी से कोई मीटिंग हुई है, किसी ने आपके साथ बैठने की बात की है, या आपके मुतालबात को दोबारा से उसके ऊपर अमल दरामद का कोई जिक्र हुआ है? हम तकरीबन पिछले 2 साल से हालत एहतजाज में हैं। अपनी पिछली गवर्नमेंट के साथ हमारा 10 फरवरी 2021 को हमारा माहदा हुआ, जिसमें से कुछ चीज़ों के ऊपर अमल दरामद सिर्फ 1 या 2 चीज़ों के ऊपर हुआ। उसके बाद गवर्नमेंट चेंज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वफाक के अंदर मौजूद थी जी, तो उसके बाद जिस वक्त हमारा इनके साथ उसी चीज़ के ऊपर, एग्रीमेंट के ऊपर, जिस वक्त हमने बार बार इनको बावर कराया, इन्होंने सुनने से इनकार किया। हमने इसी माह की 13 तारीख को जो पिछला गुजरा है, हमने यहाँ एहतजाज रखा था। अब्दुर्रहमान खान कांजू साहब और उनके साथ बाकी दीगर जो मिनिस्टर हजरात आए, उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई कि इसके ऊपर हम लोग बातचीत करते हैं। हमारे मुतालबात बड़े जायज़ हैं। उसकी वजह यह है कि मरकज़ बाप होता है, सूबे बेटे होते हैं। यहाँ पे बेटे जवान होते गए और बाप बूढ़ा होता गया। मरकज़ में इस वक्त LDC 9 में और सूबे में 11 में है। यहाँ UDC जो है वो 14 में, और वहाँ पे अपना 11 में, वहाँ 14 में। हम कहते हैं कि जब नेशनल पे स्केल एक हैं तो इनको एक जैसा होना चाहिए। और जैसे इस वक्त अपना डेली वेजेस, कंट्रैक्ट, PM पैकेज, इसके जो इस वक्त बच्चे हैं, इनकी हर साल कोई ना कोई पिछली गवर्नमेंट अपना पॉलिसी देती थी, लेकिन पिछले तकरीबन 7-8 साल से इसके ऊपर कोई पॉलिसी नहीं आई। हम कहते हैं कि हमारे मुतालबात बिल्कुल जायज़ आइनी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हमने खुदा न खास्ता को गवर्नमेंट को ऐसा मुतालबा दे दिया हो। वैली साहब, अभी तक क्योंकि दोबारा आपने एहतजाज किया ना, पहले कुछ मैंने कहा मुज़ाकरात हुए, उसके ऊपर हुकूमत ने आपके साथ कुछ रजामंदी का इजहार किया, एक नोटिफिकेशन भी हुआ, उसके बाद कुछ चीज़ों के ऊपर अमल हुआ और कुछ के ऊपर नहीं हुआ। अब दोबारा किसी के साथ मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ है, किसी ने जिम्मेदारी उठाई है? इस वक्त सर हमारे साथ जिस वक्त हम 13 तारीख को आए तो अब्दुर्रहमान खान कांजू साहब अपना वज़ीर ममलकत हैं दाखिला के, उन्होंने रात तकरीबन 1:45 बजे हमारे साथ आके मुज़ाकरात किए और हमारे इस यकीन दहानी के ऊपर कि आप लोग ये धरना ख़त्म कर दें। मैं अपने ऊपर इस बात को यकीन दहानी कराता हूँ कि आपके मुतालबात हम जल्द से जल्द पूरा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इतने दिनों में हमारे साथ हुकूमती किसी भी पार्टी ने, किसी भी ऐसे अहदेदार ने हमारे साथ बैठ के बात करना नहीं गवारा किया। सईद मुराद साहब, आप प्रेसिडेंट हैं नेशनल सेविंग एम्प्लॉयज़ यूनियन के, और
جس طرح سے ابھی بات کی سلیری صاحب نے کہ کانجو صاحب آئے، انہوں نے کہا جی کہ آپ دھرنے کو ختم کریں، ہم لوگ معاملات کو حل کریں گے۔ کانجو صاحب تو آپ کو پتہ ہے وزیر مملکت برائے داخلہ ہیں، ان کو شاید سیکیورٹی کے حوالے سے اسلام آباد کے اندر یا جس طرح سے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن یا پولیس کے ذمہ دار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے اس کو کلیئر کرنا ہے، تو اس لیے شاید انہوں نے لالی پاپ دی ہو اور بات آگے تک پہنچی نہ ہو۔ آپ کے اس حوالے سے کیا کہنا ہے اور آپ کس سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، آپ کس سے مذاکرات کے خواہاں ہیں کہ مذاکرات ہوں گے اور وہ سود مند ثابت ہوں گے؟ جو بات آپ نے کی وزیر مملکت صاحب کی، ٹھیک ہے، وہ ایک ذمہ دار عہدے پہ فائز ہیں لیکن حکومت کا حصہ ہیں، اور اس طرح کا ایک بلاف ملازمین کے ساتھ آ کے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے ہماری بات آگے نہیں پہنچائی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو لگتا تھا کہ شاید وہ اتھارٹی رکھتے ہیں یا شاید واقعی ان کے پاس اختیار ہے کہ آپ کی بات کو آگے تک لے جائیں، اس کے اوپر عمل صرف درآمد اعلیٰ حکام تک بات پہنچانے کے وہ روادار تھے اور ان کو پہنچانی چاہیے تھی۔ ٹھیک ہے، باقی جو آپ نے سوال کیا ملازمین کے حوالے سے، ایشو یہ ہے کہ یہ احتجاج اور دھرنا اور جو بھی ہم سارا کام کر رہے ہیں یہ اس سیدھا ڈسکریمنیشن ہے، تفریق ہے، یعنی تمام ملازمین کا کیڈر اٹھا کے لیں، وفاق کا اٹھا لیں، صوبے کا اٹھا لیں، ہر بندہ آپ کو سر پہ ہاتھ رکھ کے روتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے کچھے چٹھے جو ہیں وہ تو راتوں رات سنبھال لیتے ہیں، یہ اپنے بل اور اپنی مراعات کا بل جو ہے وہ راتوں رات پاس کروا لیتے ہیں۔ باری جب ملازمین کی آتی ہے تو یہ پھر ان کے رولز ریگولیشن اور ان کی فائلیں نکل آتی ہیں۔ تو ہم نے یہی کہا ہے کہ اس وقت خدارہ یہ خیال کریں کہ اس وقت ملازمین جو ہیں وہ بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو چکے ہیں، اور بیشتر ملازمین سفید پوش جو گریڈ 17 کا ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا افسر ہوتا ہے، خدا گواہ ہے کہ میں نے گریڈ 17 کے افسروں کو صبح بائکیں چلاتے ہوئے دیکھا ہے یہاں پہ۔ تو حالات اس نیچ پر پہنچ چکے ہیں کہ ہم ملازمین جو ہیں وہ مجبور ہو چکے ہیں کہ وہ اپنا آپ بھی ایکسپوز کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب ہماری اس گورنمنٹ سے یہی درخواست ہے کہ اس وقت حالات جو ملازمین جس حوالے سے معاشی حالات کا جو سامنا ہے ملازمین کو، وہ تاریخ کے مطلب آج تک اتنا دگرگوں حالات ہوئے نہیں جو اس وقت یہ تو ہو چکے دیکھیں ہیں۔ اوور آل اگر ہم لوگ ملکی حالات کی بات کریں معاشی اعتبار سے تو وہ اتنا کوئی اچھے نہیں ہیں، ہر شخص اس وقت جو ہے وہ مشکلات سے دوچار ہے، ہر کسی کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا، پہلے سے زیادہ حالات برے ہو گئے، تو یہ تو اوور آل ایک سچویشن ایسی ہے نا۔ تو حکومت پاکستان کے آپ کس ذمہ دار شخص سے آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات ہوں گے یا آپ کی بات کو سنجیدہ لے کے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے؟ یہ نہ ہو کہ دفعہ پھر بٹھایا جائے اور آپ کی بات سنی جائے اور اس کو آئیں بائیں شائیں کر دیا جائے۔ دیکھیں جی، ہمارا جو مطالبہ ہے، جو مین ڈیلیور جس نے کرنا ہے وہ وزارت خزانہ ہے، اور وزارت خزانہ کے یا تو وزیر خزانہ ہم سے بات کرے یا سیکٹری خزانہ جو ہے اس لیول پہ اگر ہمارے مذاکرات ہوں تو پھر جا کے ہمیں کوئی یقین دہانی ہوگی، کوئی شورٹی ہوگی کہ ہمارے کو مطالبات سنے جا رہے ہیں۔ اس سے نیچے لیول پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی یقین دہانی ہوگی وہ لالی پاپ ہی ہوگا، اس پہ ہم اعتبار نہیں کریں گے۔ سید احمد علی صاحب، آپ سیکریٹریٹ امپلائیز کی جو کور کمیٹی ہے اس کے ممبر ہیں، آپ بھی بتائیے گا کہ ابھی تک کوئی واقعی لگتا ہے آپ کو کوئی سنجیدہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ مذاکرات کر کے اس مسئلے کے حل کی طرف جانے کے لیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، ابھی تک تو کوئی سنجیدگی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ ابھی تک جو ہے وزیر خزانہ کے ساتھ ہمارے مذاکرات نہیں ہوئے ہیں تنخواہوں کی تفریق کے حوالے سے۔ جو اپ گریڈیشن کا فورم ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے کرنا ہے، جو ریگولرائزیشن کرنی ہے پی ایم اسسٹنٹ پیکیج والے کانٹریکچوئل امپلائیز یا دیگر ملازمین ہیں وہ بھی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا فورم ہے۔ ابھی تک جو ہے نہ تو وزارت خزانہ کے حوالے سے ہمیں کوئی بلایا گیا ہے مذاکرات کے لیے، نہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی طرف سے، نہ کسی حکومتی عہدیدار نے ہمیں ابھی تک اس دھرنے کے دوران ہمیں کسی نے اپروچ نہیں کیے کہ آئیں ہم سے مذاکرات کریں، بات کریں۔ تو جو کہ تو ہیں ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھتے ہیں کب تک بیٹھنا ہے ہم نے۔ مطلب آپ کو خود بھی اس چیز کا ابھی اندازہ نہیں ہے کہ معاملات کتنے آگے جائیں گے، آپ کو کتنا احتجاج کرنا پڑے گا؟ ابھی تک حکومتی جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کی طرف سے کوئی مثبت جواب نہیں آیا اس سوال؟ جی بالکل، جب تک وزیر خزانہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھیں گے تب تک ہمارے سیلریز کا جو ایشو ہے وہ ریزالو نہیں ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ ابھی تک عبدالرحمن کانجو صاحب نے ہم سے کمٹمنٹ کی تھی، وہ بھی انہوں نے ہم سے رابطہ نہیں کیا۔ احسن اقبال صاحب کے ساتھ سے ہماری میٹنگ ہوئی تھی،
उन्होंने भी अभी तक कोई राब्ता नहीं किया है। तो अभी हम तो एहतजाज में बैठे हैं और हम तो बैठे रहेंगे जब तक हमारे मुतालबात ये पूरे नहीं होते। जी नाज़रीन, सईद अहमद अली सेक्रेटरीट एम्प्लॉयज़ की जो कोर कमेटी है उसके मेंबर हैं, वो हमसे बातचीत कर रहे थे, आपने उनको सुना। प्रोग्राम में वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। आप लोग देख रहे हैं रिपोर्टर्स कॉर्नर। एक नोटिफिकेशन भी हुआ और नोटिफिकेशन के बाद कुछ चीज़ों के ऊपर अमल दरामद हुआ, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी रहती हैं और इनको एक दफ़ा फिर सड़कों के ऊपर आना पड़ा। इसके ऊपर मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक से वापस आते हैं। जी नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर है रिपोर्टर्स कॉर्नर के अंदर। और आज हम लोग मौजूद हैं बिल्कुल फेडरल कैपिटल के सेंटर में। और फेडरल कैपिटल के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि सरकारी मुलाजमीन की एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है जो कि प्रोटेस्ट कर रही है, जिसका हमने आपके साथ गुफ्तगू भी कराई, तस्करा भी हुआ कि उनके मसाइल क्या हैं, मामलात क्या हैं। कुछ और लोगों ने हमें ज्वाइन किया, जिसमें अज़हर अवान प्रेसिडेंट हैं ये फेडरल गवर्नमेंट टीचर्स एसोसिएशन के। आपको वेलकम करेंगे जी। और आपके साथ मौजूद हैं शाहीन तायरा साहिबा, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड एम्प्लॉयज़ यूनियन की, आपको भी वेलकम करेंगे। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद हैं अंजुम गुज्जर साहब, आप सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के, आपको भी वेलकम करेंगे। आमिर खान साहब मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं CDA एम्प्लॉयज़ यूनियन पाशा ग्रुप के, आपको भी वेलकम करेंगे। जो गुफ्तगू हम लोग पहले कर रहे थे कि सरकारी मुलाजमीन को एक दफ़ा फिर इतनी बड़ी तादाद में रोडों के ऊपर आने की जो वजह है वो उन्होंने बयान की कि उनके जो मुतालबात थे और जो मुल्क की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, गुरबत है, हालात बहुत सख्त हैं, उनकी तनख्वाहों में इजाफा। अब इस मामले को और बाकी जो सरकारी मुलाजमीन के जो मुतालबात हैं हल करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ये आखिरी ऑप्शन है कि कोई और भी उसके नीचे मामलात को हल कर सकता है? गुजारिश ये है कि गवर्नमेंट जब मसाइल को हल करना चाहे तो फिर 1 मिनट लगता है। हमने ऐसे कई मामलात देखते हैं जो मिनटों सेकंडों में अपना कोई मसला होता है तो वो हल कर लेते हैं। हम पिछली जब गवर्नमेंट की उस वक्त से ये रोना रो रहे हैं कि यहाँ जितने यहीं पर आप रुकिएगा। आपने अभी कहा जी कि अगर कोई हल करना चाहे, सरकार अगर हल करना चाहे तो मामलात हल हो सकते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि सरकार संजीदा नहीं है। अगर सरकार संजीदा नहीं है तो इस वजह से हम यहाँ रोड पर बैठे हैं। सरकार हमारी गवर्नमेंट है। हमने पहले कहा था कि हम गैर सियासी थे, गैर सियासी हैं। गवर्नमेंट को भी चलना ये सोचना चाहिए कि हमारी जो मशीनरी है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के से चलती है, तो हम इनके साथ इस महंगाई के हिसाब से इनकी तनख्वाहों में इजाफा करें। देखें, पे एंड पेंशन कमेटी बनाई गई और मुलाजमीन इतना अरसा पे एंड पेंशन कमेटी की सिफारिशात का इंतज़ार करते रहे। अब जब उन्होंने ये सिफारिशात दे दी हैं कि कम अज़ कम 70-80% डिस्पैरिटी है, कोई इदारे जो हैं वो 200-300% तनख्वाह ज़्यादा दे रहे हैं। जब आपने देना है रिलीफ तो सबको दें। अब कुछ को देते हैं, कुछ को नहीं देते। हम डिस्पैरिटी को ख़त्म करने की नहीं कोशिश कर रहे हैं। चाहिए तो ये था कि उस डिस्पैरिटी को ख़त्म किया जाता। 150% एग्जेक्टिव अलाउंस कुछ लोगों को दे के उस डिस्पैरिटी में खुद इजाफा कर दिया गया। आपको नहीं लगता कि शायद मुल्क की जो मुआशी एतबार से इतना अच्छे नहीं हालात, शायद ये भी वजह हो सकती है कि एकदम से इतना बड़ा बोझ हुकूमत ना डालना चाह रही हो अपने ऊपर मजीद ये चीज़ें जो आपके सामने किसानों को पैकेज दिया गया या गवर्नमेंट अपने जब मसाइल के लिए फंड इकट्ठा करना चाहे तो कोई मसला नहीं। इतनी ज़्यादा तो हम नहीं मांग रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि जो तफावत है दीगर महकमों में और बाकी महकमों में, वो तनख्वाहों का जो फ़र्क है उसको दूर किया जाए। अब देखिए, मेरा ताल्लुक एजुकेशन से है। हमारे यहाँ टीचर्स को घरों के किराए के लिए पैसे नहीं मिले। 6-6 महीने का एक साल का लोगों का पैसा बकाया है जो मालकान को उन्होंने किराया देना है। सैक्ड एम्प्लॉइज़ हैं, उनको सैलरीज नहीं दी जा रही, उनके इश्यूज़ हल नहीं हो रहे। डेली वेजेस जो हैं वो 10-10, 12-12 साल से हैं, उनको रेगुलर नहीं किया जा रहा। 150% एग्जेक्टिव अलाउंस कुछ लोगों को दे दिया गया और हमें फिर उस डिस्पैरिटी का शिकार कर दिया गया। तो ये वो मसाइल हैं, गवर्नमेंट को संजीदगी से इस पर तवज्जो देनी चाहिए। और फिर आप जब देखते हैं, मैं हैरान होता हूँ, अपोजिशन में जब लोग होते हैं तो हमारे धरनों में आते हैं, हमें कहते हैं कि ये आपके बड़े जेन्युइन मसाइल हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट में आते हैं तो पिछली बातें सारी भूल जाती हैं। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। अब आपके पास चॉइस क्या है, ऑप्शन क्या है? सिर्फ ये सड़क है, ये सेक्रेटेरिएट का मेन गेट है, यहीं पे बैठे रहेंगे, कर क्या सकते हैं? कोई और चॉइस है आपके पास? हमारी बदकिस्मती ये है कि हम अपने मसाइल की अगाई के लिए गवर्नमेंट को पावर कराने के लिए हमें रोडों पे आना पड़ता है। हमें तो चाहिए ये था कि हम अपने ऑफिस में, अपने स्कूलों में होते, लेकिन जब हमारी बात पर कोई कान नहीं धरता। देखें, 1 महीना पहले हमने अब्दुर्रहमान कांजू साहब आए, उन्होंने कहा कि ये मसाइल आपके हल होंगे। हम 1 महीना इंतजार करते रहे। हमने ये भी कहा कि हम इज़हार तशक्कुर करेंगे गवर्नमेंट के हक़ में जब सारे वज़रा, सारे लोग जो हमारे पास आते हैं वो ये कहते हैं कि ये मसाइल जेन्युइन है। जब वो समझते हैं कि जेन्युइन है तो फिर हल क्यों नहीं किया जाता? आज 8 नवंबर की
डेट हमने दी थी कि हम इज़हार तशक्कुर करेंगे, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि आज फिर हम रोडों पर हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि संजीदगी से ये समझे कि महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। आज एक आम सरकारी मुलाजम का जिस्म और रूह का रिश्ता कायम रखना मुश्किल है। महंगाई का आपने जिक्र किया, हमारे साथ खातून मौजूद हैं, शाहीन ताहिरा साहिबा, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की एम्प्लॉयज़ यूनियन की। आप बेहतर बता सकती हैं, ज़ाहिर बात है जहाँ पर आप सरकारी मुलाजमत करती हैं वहाँ पर घर गृहस्थी भी करती हैं, घर के मामलात को भी बेहतर समझती होंगी, अखराजात पहले क्या थे अब क्या हैं, और वाकई ये हालात आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गए। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है तनख्वाही तो हमारी बढ़ाई नहीं है, लेकिन जो है महंगाई इतनी ज़्यादा कर दी, हर चीज़ की कीमतें जो है आसमान पे पहुंच गई हैं। आप जो है मतलब एक सरकारी मुलाजिम वो उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया अपनी ज़िंदगी को जो है कायम व दायम रखना, क्योंकि मार्केट जाएं तो पता चलता है खवातीन के कि लिए घरों से निकल के आके रोड पे बैठना बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल ये बहुत मुश्किल काम है, ये लेकिन हमारी फैसला ज़ाहिर बात है इतनी गवर्नमेंट आसानी जो से तो नहीं हुआ होगा ना? है इस चीज़ को नहीं समझ रही, क्योंकि हम भी किसी की बेटियां हैं, हम भी जो है रोडों पे आए हैं। इनको ये सोचना चाहिए कि अगर ये हमें हमारी दहलीज पे जो है हमारे हकूक़ सारे पूरे कर देंगे तो हम कभी भी बाहर ना निकलती। क्या इनके घर में माएँ बहनें बेटियाँ नहीं हैं? अगर इनको ख्याल होता तो ये पहले ये मसले हल कर देते। मुझे एक बात बताएं कि एक घर में, मैं अपने घर की बात कर रही हूँ, कि अगर एक घर में मेरे बच्चे हैं, क्या मैं उनके साथ 2 टाइप की ट्रीटमेंट कर सकती हूँ कि एक को मैं ज़्यादा दे दूँ, एक को कम दूँ? तो बात ये है कि अगर जो है दस्तूर या आइन या कानून 2 टाइप के होंगे या 3 टाइप के होंगे, तो वहाँ पे इसी तरह हम रोडों पे होंगे, जिस तरह अभी हम जो है रोडों पे आए हुए हैं। और हम जो है मेरी तरह की और बहुत सारी ऐसे रोज़ बहनें हम लोग हैं मंजर जो देखते हैं, रोडों पे वैसे हैं। जर्नलिस्ट हम लोगों का सारा दिन ऐसी मनाजिर देखते देखते हम लोग इस चीज़ के आदी हो गए हैं, और ख़ास तौर पे फेडरल कैपिटल के अंदर तो ये मनाजिर हमें हर दूसरे दिन नज़र आते हैं। बिल्कुल कभी ऐसे सियासी ही है। जमातें एहतजाज करती हैं, कभी एम्प्लॉयज़ एहतजाज करते हैं, कभी हॉस्पिटल्स के अंदर एहतजाज हो रहे होते हैं। तो ये एहतजाज आपको लगता नहीं है कि हर चीज़ के ऊपर बाहर निकल आना और एहतजाज करते रहना, इससे एक मुल्क का इंप्रेशन भी तो बैठ जाता है ना? ये मेरे ख्याल में जो अरबाब इख्तियार है उनको सोचना चाहिए, इमेज उन्होंने डेवलप करना है। अगर वो अपने जो है औलाद को या अपने मुलाजमीन को ट्रीट नहीं करेंगे, उनको जो है उनके हकूक़ जो है नहीं देंगे, और 2 टाइप के मतलब सूबों में कुछ और है और यहाँ पे हमें जो है वफाकी मुलाजमीन, क्योंकि इनको लगता है कि वफाकी मुलाजमीन तो काम नहीं करते, इसलिए इनको जो है इसी तरह में जो है गुजारा कर लेंगे। अच्छा, ये एक वैसे ये तासुर है कि सरकार के जो मुलाजमीन है सिर्फ टाइम पास करते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम अपने अपने इदारों में जो है अपना 100% देते हैं। और तासुर ऐसा ना, लोगों के दिमाग जो प्राइवेट बस जॉब्स जो करते है, हैं या कोई मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर काम करते हैं, वो कहते हैं जी हम लोग तो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि हमें अपनी जॉब को जस्टिफाई करना होता है, हमने अपनी जॉब के पूरे दिन की तमाम तर जो कार्रवाई होती है वो बयान करनी होती है। सरकारी मुलाजिम को पता है जाऊँगा मर्जी से बैठूंगा और टाइम पास करके आ जाऊँगा। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जो है मर्दों की बात तो नहीं करूँगी। अपने जो मेरे इदारे में मुलाजमीन हैं वो भी बहुत हार्ड वर्किंग है, क्योंकि हमारा इदारा ऐसा है कि उसमें हर वक्त कुछ ना कुछ जो है चल रहा मैं होता इस है। वैसे बात से मुतफिक नहीं हूँ जो मैंने बात की है। नहीं, मैं भी लोग नहीं ये हूँ, बात करते हैं नहीं। क्योंकि हम देखते हैं कि सरकारी इदारों के अंदर अगर काम हो रहा है तो वो एम्प्लॉयज़ ही करते हैं, कोई और तो नहीं करता। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं लेडीज़ की बात करूँगी कि हम लोग जो है सुबह अगर 8 बजे का टाइम है, हम पूरे 8 बजे अपने सीट पे होती हैं, और उसके अलावा मर्द बेचारे तो फिर भी चले आगे पीछे कहीं चले जाते हैं, लेकिन हम 4 बजे तक अपनी सीटों पे होते हैं। लेट आवर्स अपने जो है आवर्स जो गवर्नमेंट ने हमें दिए हम पूरे करके जाते हैं पूरी ईमानदारी के साथ। और जो है अगर मैं ये देखती हूँ कि मर्दों को भी जो है उसी तरीके से वो काम करते हैं, लेकिन औरतों को अगर हम ये करें, और इसी वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है हो रहा होता है कि औरतों को उतने ही जो है मौके नहीं मिलते आगे निकलने के जितने कि मर्दों को मिलते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है मैं अपनी गवर्नमेंट से जो भी है उससे रिक्वेस्ट करूंगी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैं, पीडीएम में इस वक्त वो शर्मुल शेख में मौजूद है एक कॉन्फ्रेंस के अंदर। बिल्कुल आज वापस आएंगे जो है मैं क्योंकि वो ज़ाहिरी बात है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज़ हमारे ऊपर जो है रहम करें। रोज़ अगर हम जो है अपने ऑफिस का काम छोड़ के यहाँ एहतजाज के लिए बैठेंगे या प्रोटेस्ट के लिए बैठेंगे तो नुकसान किसका होगा? हमारे इदारों का मुतासिर होते हैं। अंजुम गुजर साहब, आप भी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से हैं, आप सेक्रेटरी जनरल हैं। ये सारी जो गुफ्तगू हमने की, ज़ाहिर बात है ये सब आप लोगों का सबका बयानिया यही है, मौक़िफ़ यही है कि हमारे मुतालबात, हमारी बातें, हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जाए ताकि हम लोग अपने घर वालों के अपने मामलात को बेहतर तरीके से चला सकें। अब जिस तरह से मैंने मैडम से बात की शाहीन ताहिरा साहिबा से कि ऑप्शंस और हमारे पास चॉइस क्या है, हम लोग कर क्या सकते हैं, इसके बाद एहतजाज सिर्फ एहतजाज को मज़ीद वसअत देंगे, बढ़ाएंगे या घरों को चले जाएंगे?
जनाब सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया और K2 चैनल का बहुत शुक्रिया कि जब जब भी मुलाजमीन ने अपने हकूक़ की आवाज़ उठाई है तो ये चैनल वह चैनल ऐसा है कि हमेशा मुलाजमीन की आवाज़ को आला हुक्मरानों तक पहुँचाता है। सबसे पहले तो बहुत आपका शुक्रिया। सेकेंडली जो आपने सवाल किया है, जब 2021 में फरवरी में एहतजाज किया था मुलाजमीन ने, आपसे सवाल से हट के थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ मैं। उस वक्त मुलाजमीन के ऊपर उस वक्त की मौजूदा हुकूमत ने इस कदर शेलिंग की थी, इस वक्त हमारे ऊपर उस वक्त के, मैं क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है, कि इंडिया पाकिस्तान बना हुआ था। आप लोग कुछ हमने कवर किया उसको, कवर की है। हुकूमत वक्त जो मौजूदा है, इसको सोचने की ज़रूरत ये है कि अगर उस वक्त भी उस हुकूमत ने मुलाजमीन के ऊपर नहत्थे मुलाजमीन के ऊपर जिन्होंने एक पत्ता तक नहीं तोड़ा था, एक गमला तक नहीं तोड़ा था, अपने हकूक़ की आवाज़ बुलंद करने के लिए आए थे, उस वक्त की हुकूमत ने इतना जुल्म किया था, अगर आज भी ये वहीं पे खड़े हैं तो ये तमाम मुलाजमीन सोचने पे मजबूर हैं कि हम लोग जाएं तो जाएं किधर। ये जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बिलखसूस ये वो हुकूमत है जिससे मुलाजमीन को बहुत सी उम्मीदें होती हैं। खुर्शीद शाह की हुकूमत है, प्राइम मिनिस्टर आपको पता है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ है, लेकिन मखलूत हुकूमत। देखिए मेरी बात सुनिए, पीएमडी पीडीएम है, पीडीएम में तमाम जो तंजीमें हैं, तमाम जो सियासी जमातें हैं वो इल्हाक है, लेकिन इसमें स्पेशली मैं पीपल पार्टी को कहूँगा कि पीपल पार्टी अपना बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकती है। वो 2012 की खुर्शीद शाह की कमेटी जिसमें डेली वेजेस तमाम मुलाजमिन को परमानेंट कर दिया गया था, आज वो कमेटी बैठी कहाँ से हो रही है? आज वो नुमाइंदे जिन्होंने मुलाजमीन की आवाज़ को या मजदूर की आवाज़ को उजागर किया था, जिए भुट्टो का नारा आज भी लगता है, आज वो नारे कहाँ गए हैं? वो नारे को उजागर करने वाले कहाँ गए हैं? लेकिन हुकूमत वक्त को, प्राइम मिनिस्टर साहब को इनको सोचना चाहिए, ये मुलाजमीन हैं, ये वही बंदे हैं जिनसे आपने वोट लेना है। अगर आज जो मुल्की हालात चल रहे हैं, अगर वो लोग गुमराही की तरफ चल रहे हैं, मेरा किसी सियासी जमात से तल्लुक़ नहीं, मैं न्यूट्रलों की बात कर रहा हूँ कि ना सियासत से तल्लुक़ है ना सियासियों की बात कर रहा हूँ, कि अगर वो लोग कह रहे हैं कि वो गुमराही की तरफ चल रहे हैं तो आप लोगों ने वोट किन से लेना है? अगर यही सेलेक्ट कर लें कि आप लोग इन सरकारी मुलाजमीन से वोट लेना है तो वो इनको सुरखरू करें, इनके जो मुतालबात हैं, छोटे छोटे मुतालबात हैं, पूरे करें। पूरे पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन आप लोगों के साथ चलेंगे, आप लोग के नारे मारेंगे। जो आपने सवाल किया था सर, मैं उस पर भी आता हूँ। बात कर रहे थे आप कि अगर ये मामलात इसी तरह चलते हैं तो आप अगला अमल क्या होगा? देखिए हम रहमान अली, हम लोग सरकारी कमेटियों को जानते हैं, हम लोग सरकारी बातचीत को भी जानते हैं, हम लोग क्योंकि ये सारी चीज़ें कवर करते रहते हैं, हमारा इस तरह के तजर्बात बहुत ज़्यादा हमने देखे भी हैं। जी हाँ। अब क्योंकि एक मुज़ाकरात, एक मुआहिदा पहले हुआ, नोटिफिकेशन हुआ, उसी को बुनियाद बना के मैंने ये सवाल आपसे किया कि अब भी शायद कोई लॉलीपॉप दे दिया जाए या मामलात को कहीं ना कहीं पे वो कह दें कि कर लेंगे पे चले जाएंगे कि एहतजाज करेंगे। देखिए जो उस वक्त 2021 11 फरवरी को जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था, ज़रूरी था कि उस वक्त की मौजूदा हुकूमत को उस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। अगर वो रह गया तो मुआहदे बहुत से ऐसे होते हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो आने वाली अगली हुकूमत होती है वो पूरे करती है। अगर ये मुतालबात ये हुकूमत पूरे कर देती है तो हम लोग घरों में चले जाएंगे। वैसे अगर नहीं होते तो जो हमारा चीफ कोऑर्डिनेटर रहमान अली बाजवा साहब, उसकी सरबराही में पूरे पाकिस्तान के मुलाजमीन इकट्ठे हुए हैं, वो जो लाएअमल बनाएंगे कि सड़कों पर रात रहना है तो रात रहेंगे, दिन रहना है तो दिन रहेंगे। जितने दिन धरना करना हुआ, देखिए ना इमरान खान वो कहते हैं 122 दिन 24 दिन धरना किया, ये किया वो किया, तो ये मुलाजमीन वही मुलाजमीन है जो उस धरने में भी शामिल हुए थे। आज हम भी उसी मुकाम पे खड़े हैं। मत सोचें हम पे जुल्म करेंगे चले जाएंगे, हम लोग धरना करेंगे, एहतजाज करेंगे, अपने हकूक़ के हसूल तक करेंगे। जिस तरह हमारा रहमान अली बाजवा साहब हुक्म देगा हम उसी के ताबे होंगे। आमिर खान साहब, आप प्रेसिडेंट है CDA एम्प्लॉयज़ यूनियन पाशा ग्रुप के। CDA आपको पता है कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, CDA का ये जो महकमा है, ये फेडरल कैपिटल का तमाम तर मामलात को देखता है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसकी ज़िम्मेदारी में आती हैं। ज़ाहिर बात आप लोगों की यूनियन भी है, मुख्तलिफ ग्रुप्स भी हैं, लेकिन सरकारी मुलाजमीन की आवाज़ बनने के लिए आप लोगों ने बाकी एम्प्लॉयज़ के साथ इज़हार यकजहती किया है। आपके मसाइल भी यही हैं कि आपके मामलात ठीक चल रहे हैं? देखें कैसर भाई, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का मशकूर व ममनून हूँ। मैं जब से इनका हिस्सा हूँ तब से मैं आपको देख रहा हूँ कि आप गाय बगाए कवरेज देते रहते हैं और मुलाजमीन के सवालात को, उनके मसाइल को गवर्नमेंट के सामने उजागर करते रहते हैं। बड़ा प्यारा आपने क्वेश्चन किया, जिससे मेरा ताल्लुक CDA से, और CDA की एक बड़ी तंजीम का अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रेसिडेंट हूँ। जो भी मसाइल फ़ेडरल के मुलाजमीन को दरपेश हैं, यकीनन वो सारे हमारे ही मुलाजमीन के मसाइल हैं। और मैं समझता हूँ कि CDA ऐसा इदारा है जो पाकिस्तान में बल्कि इस्लामाबाद में बाप का किरदार अदा कर सकता है। एक ऑटोनमस बॉडी है,
اور گورنمنٹ آف پاکستان کو قرضے دینے والا ڈپارٹمنٹ ہے. لیکن اگر آج آپ کل کہتے ہیں خود مقروض ہے. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان چونکہ باپ ہوتا ہے پورے پاکستان کا، پورے پاکستان کے اداروں کا، پورے پاکستان کے ملازمین کا. اگر گورنمنٹ آف پاکستان کوئی لائل بورڈ بٹھا دے، کوئی لائل، جیسے ابھی میں آپ کو بتاؤں آج کل الحمدللہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی سرپلس میں جا رہا ہے. آپ نے جو ترقیاتی کام پچھلے 6 ماہ میں دیکھے ہیں، میرے خیال سے کامران لشاری صاحب کے 2004 کے بعد سے یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ اتنی بڑی ترقیاتی کام جو ہیں وہ سی ڈی اے نے کیے ہیں. عامر علی احمد صاحب چیئرمین تھے، انہوں نے بہت اچھا کردار ادا کیا. اب کیپٹن صاحب آئے ہیں، کیپٹن عثمان صاحب بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا روڈز کے کام دیکھیں، پارکس کے کام دیکھیں، مرگلہ ہلز دیکھیں. یہ پاکستان کا بلکہ دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جو گرینری کے لحاظ سے، خوبصورتی کے لحاظ سے اور آپ کے ایٹماسفیئر کے لحاظ سے نمبر 1 پہ جا رہا ہے. آپ نے کویسچن یہ کیا تھا کہ آپ کے جو مطالبات ہیں وہ ان کے بھی مطالبات ہیں. یقیناً جو مطالبات ہمارے کسی بھی مزدور کے ہیں وہ ہمارے اپنے مطالبات ہیں، اور انشاءاللہ ہم گائے بگائے اپنے چینل سے سی ڈی ایم امپلائیز یونین کے گروپ سے گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی مطالبات پیش کرتے رہے، اور آپ کے ٹی وی چینل کے توسط سے بھی ہم ان کو یہ گائے بگائے انفارم کرتے رہتے ہیں کہ یہ جو مطالبات آپ لوگ گورنمنٹ جو ہے لالی پاپ دیتی ہے ہمارے لیڈرز کو، ہمارے ملازمین کو، اس بار انشاءاللہ وہ لالی پاپ نہیں چلے گا. یہ چیز تو طے ہے. دیکھیں ناظرین، یہ چیز طے ہے کہ جب تک سرکاری ملازمین اپنے دفاتر میں نہیں ہوں گے اور سرکاری ادارے اپنا کام نہیں کریں گے تو یہ نہ ادارے مضبوط ہو سکتے ہیں اور نہ ملک مضبوط ہو سکتا ہے. سرکاری ملازمین اگر کام کریں گے، سرکاری ادارے بہتر پرفارم کریں گے تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. عامر خان صاحب آپ کو بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا، بریک لیں گے واپس آئیں گے، لیکن ابھی کچھ گفتگو مزید بھی کریں گے کیونکہ سرکاری ملازمین کی ایک بہت بڑی تعداد اس وقت موجود ہے اور سڑکوں پر ہے. سڑکوں پر ہونے کی جو وجوہات ہیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. باقی ان معاملات کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے، کون کرے گا، کب کرے گا، یہ ایک سوال ہے. وقفہ سے واپس آتے ہیں. جی ناظرین، بریک کے بعد پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید. پروگرام ہے رپورٹرز کارنر، اور رپورٹرز کارنر اسپیشل ہے. سرکاری ملازمین بڑی تعداد میں موجود ہیں اس وقت سیکریٹریٹ کے بالکل سامنے، اور کچھ پینلز کے اندر ہم نے کچھ ملازمین کو چینج بھی کیا. کچھ اور لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوئے پروگرام کے اندر. سید معراج صاحب ہیں، سید محمد معراج صاحب، آپ میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے. آپ کو ویلکم کریں گے جی. اور آپ کے ساتھ موجود ہیں اسلام الدین صاحب، آپ جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان PWD انصاف ورکرز جو فیڈریشن ہے CBA کے، اس کے آپ جنرل سیکرٹری. آپ کو ویلکم کریں گے. ملک ارشد ہزاروی صاحب ہیں، پریزیڈنٹ انفارمیشن سٹاف ویلفیئر کے PID سے. آپ کو ویلکم کریں گے جی. اور آپ کے ساتھ موجود ہیں رخسانہ، میڈم رخسانہ مرکزی صدر ہیں لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام پاکستان کی. آپ کو ویلکم کریں گے. اور ناظرین، ایک چیز میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ اس احتجاج کے اندر، جس سے میں نے پہلے کہا کہ سرکاری ملازمین کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے. یہ معاملہ تو شاید وفاقی ملازمین کا ہے، لیکن سرکاری ملازمین پورے پاکستان میں اگر ان کے مطالبات پہ عمل درآمد ہو جاتا ہے تو مستفید ہوں گے. اسی کو دیکھتے ہوئے گلگت بلتستان سے بھی سرکاری ملازمین جو ہیں اس پروٹیسٹ کے اندر یہاں پر فیڈرل کیپٹل آئے ہیں. ان سے بھی گفتگو کریں گے. سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے گا، جس کا یہ سوال رپیٹ بھی ہوگا اور بار بار ہوگا کیونکہ جب تک معاملات حل نہیں ہوتے تو اس طرح کے سوالات آپ لوگوں کی بھی ضرورت ہے اور ہماری بھی ضرورت ہے، کیونکہ سرکاری ملازمین یہاں پر موجود ہیں. سرکاری ملازمین کی چوائس کیا ہے، آپشن کیا ہے، آپ لوگ اس کے بعد کس طرح کا احتجاج کر سکتے ہیں اگر آپ کے مطالبات پورے نہیں ہوتے تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے میں آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہماری آواز بنے ہیں آپ، کہ ہماری آواز کوئی بھی نہیں پہنچاتا. اصل جو ہے وہ رابطہ آپ ہی لوگ ہیں. پہلے آپ کا پے اسکیل کیا ہے؟ میں 17 میں ریٹائر ہوا ہوں اور ریٹائر ہو گیا ہوں. یہ تحریک جب شروع ہوئی تو اس وقت میں حاضر سروس تھا. حاضر سروس ہوتے ہوتے 2.5 سال کے بعد اب میں اپریل میں جب آپ اس تحریک کے حصہ بنے تو آپ اس وقت ملازمت کر رہے تھے. جی میں اب آپ ریٹائر ہو کے گھر جا چکے ہیں. جی جی. آپ کے معاملات پینشن کے باقی چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں؟ نہیں، کلیئر تو ہو گئی ہیں وہ، لیکن اب جو ہے میں آل پاکستان پینشنر ایسوسیشن کی پریزیڈنٹ، ٹوئن سٹی کا پریزیڈنٹ ہوں. اس حیثیت سے میں آپ کو پینشنرز کی بھی نمائندگی کر رہا ہوں، اور اگیگا میڈیا کوآرڈینیٹر جو میرے پاس عہدہ تھا وہ برقرار ہے. باجوہ صاحب جب تک چاہیں گے میں وہ اس کو نبھاؤں گا.
آج میں آپ لوگوں نے تمام حاضر سروس ملازمین کے سلسلے میں تو کیا، آپ کا سوال تو وہ اپنی جگہ پر ہے. اس سے پہلے میں ایک چیز باور کرانا چاہتا ہوں کہ سرکاری ملازمین تو بیچارے کسی نہ کسی طرح الاؤنسز وغیرہ لے کر گزارا کر لیتے ہیں. آج کل آپ ذرا دیکھیں کہ پینشنرز کا گزارا کس طرح ہے، مہنگائی کتنی ہو شروع مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے. مشکل صورتحال ہوگی. تو اس حالات کے اندر کیا ہمیں دیا جاتا ہے بجٹ کے بجٹ 10% یا 5%، اور ایک بجٹ کے اندر ہمارے کو بالکل 0% آپ دیا جب گیا. اس تاریخ کے حصہ بنے تو اس وقت آپ کی تنخواہ اور باقی معاملات کا ایشو تھا. اب آپ ریٹائر ہو گئے، آپ کا پینشن کا مسئلہ آ جی گیا. بالکل آ گیا. جی ایسے ہی معاملات تو ہر طرف سے خراب ہیں. بالکل خراب ہے. کیا کروں، میں کو پینشنرز کی بھی نمائندگی کرتے ہوئے میں یہ چیز باور کرانا چاہتا ہوں کہ پینشنرز کے جو مسائل ہیں وہ کتنے اہم ہیں، کہ وہ کس طریقے سے گزارا کرتے ہیں اور کتنی قلیل پینشن آتی ہے. ابھی جو موجودہ پینشن ہے وہ تو پھر بھی چلو ہینڈسم اماؤنٹ بنتی ہے. جو پہلے جو پینشنر ریٹائر ہوئے ہیں ان کی ذرا دیکھیے. مجھے ابھی ایک بندے کی پینشن کا سن کے رونا آتا ہے کہ اس کی 12,000 پینشن ہے. آپ ذرا بتائیے 12,000 میں کیسے وہ گزارا کرتا ہوگا. تو یہ ہم آپ کو بتا دیں، یہ جو ہم اگیگا کے پلیٹ فارم سے جدوجہد کر رہے ہیں، اب گو کہ میں پینشنر ہو گیا ہوں لیکن میں ابھی بھی سرکاری جدوجہد جاری رہے گی، جاری رہے گی اور اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ہمارا یہ مطالبہ پورا نہیں ہو جاتا. تو میں تمام اس میڈیا کے توسط سے تمام حکام بالا کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ ہمارا دھرنا اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک کہ ہمارے مطالبات پورے نہیں ہو جاتے. اس کے لیے بے شک ہمارے لیے جگہ ہمیں جیل تو بھیج سکتے ہیں لیکن ہم مطالبات لیے بغیر نہیں جائیں گے. آپ کے جائز جو مطالبات ہیں ان کو ماننا حکومت کا فرض ہے. آپ گلگت بلتستان سے آئے ہیں، آپ بھی سرکاری ملازمین، مائک لیجیے گا ذرا. آپ بھی سرکاری ملازمین کے ساتھ یہاں پر فیڈرل کیپٹل اسلام آباد کے اندر ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہیں. اپنا تعارف کروائیے گا کیونکہ گلگت بلتستان سے سفر کر کے ادھر آئے ہیں. آپ کے بھی مسائل یہی ہیں کہ صرف ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا تعلق جو ہے وہ گلگت بلتستان سے ہے. میں ایپکا پاکستان گلگت بلتستان کا پریزیڈنٹ بھی ہوں اور وہاں پہ آل لائن ڈپارٹمنٹ گلگت بلتستان کا بھی پریزیڈنٹ ہوں. میں اس وقت یہاں پہ گلگت بلتستان کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں. اسی طرح سارے پاکستان کے اندر ہمارے جو ملازمین ہیں ان کے مسائل یوں کا تو یہیں پہ ہیں. میں حیران اس بات پر ہوں کہ ہمارا ملک اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں 2 قانون چلتے ہیں. ایک اشرفیہ کا قانون ہے اور ایک ہم جیسے مطلب یعنی لوگ ہیں جو سبارڈینیٹ ہیں، ان کے ساتھ تنخواہوں کے نیچے والے بھی بہت بڑی ہاں بالکل ان کے نیچے جو ہیں وہ بھی بہت مشکلات کے اندر ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ مطلب یعنی ہماری سیلریز اور مراد جو ہیں وہ پورے پاکستان کے اندر بشمول آزاد کشمیر گلگت بلتستان کے ان کے اندر ایکویلٹی لائی جائے. ہم یہ کہتے ہیں کہ تنخواہوں کے تناسب کو بلحاظ عہدہ سکیل جو ہے سب کی تنخواہیں اور مراد برابر کر دی جائیں. لیکن بدقسمتی سے ہمارے گلگت بلتستان کے صوبے کے اندر آپ کو یہ بھی میں بتاتا چلوں، جب ملازمین کوئی احتجاج کرتے ہیں اپنے رائٹس کے لیے تو وہاں پہ قانون کا جو ہے وہ استعمال نہیں ہو رہا ہے بلکہ خود ساختہ قانون بنا کے وکٹمائزیشن کا شکار کر رہے ہیں ملازمین کو. اور کورٹ کے اندر مطلب ان کے کیسز سب جوڈیس ہیں. اور وہاں پہ میں یہ بھی بتا دوں، علل اعلان میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہمارے پاکستان کے اندر بشمول گلگت بلتستان اگر جوڈیشری جو ہے وہ عوام کو اور ملازمین کو انصاف پر مبنی فیصلے دے دیں تو سڑکوں کے اوپر آ کر کوئی ایجیٹیشن وغیرہ نہیں کر سکے گا. یہاں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے جوڈیشری بھی پریشر میں آ جاتے ہیں اور پریشر میں آ کے وہی فیصلے دیتے ہیں جو حکام بالا اور ان کے من پسند لوگ جو ہیں اس کو سراتے ہیں. ابھی آپ ان کے ساتھ یہاں پر موجود رہیں گے، اظہار یکجہتی کرتے رہیں گے. آپ کو کتنا لگتا ہے، آپ کی جو اپنی سوچ ہے، جو آپ کو آثار نظر آ رہے ہیں کہ حکومت پاکستان ذمہ دار لوگ ان مطالبات کو ماننے کے لیے سنجیدہ ہیں کہ نہیں؟ اس کے لیے ہم یہاں پہ اس وقت تک یہاں کھڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالی جب تک جو ایگیگا اور ایپکا کے کمٹمنٹ سے جو پلان بنا ہے اس پلان کے اوپر مکمل عمل درآمد نہیں ہوتا ہے اور ملازمین کے جو تنخواہیں ہیں اور ان کے مراد جو ہیں ان پر ایکویلٹی نہیں لائی جاتی ہے، اس وقت تک ہم اس دھرنے کے اندر ہیں. اور انشاءاللہ تعالی مزید بھی مطلب ہمارے جو ہے گلگت بلتستان سے لوگ ملازمین جو ہیں جو مطلب یہاں پہ آ رہے ہیں اور ہم اپنا پروٹیسٹ جو ہے انشاءاللہ جاری رکھیں. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ گلگت سے آئی خاتون بھی ہیں، وہ بھی اس پروٹیسٹ کا حصہ ہیں. جنرل سیکرٹری صاحبہ آپ گلگت سے یہاں پر احتجاج کے اندر آ گئی، کوئی مشکل گھر سے روک رکاوٹ پریشانی، بچے بھائی بہن؟ بسم
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुबारक गुल है और मैं जनरल सेक्रेटरी लाइन डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन गिलगित बल्तिस्तान हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो मेरी फैमिली की तरफ से मुझे सपोर्ट ही मिला है ताकि मैं पूरे गिलगित बल्तिस्तान के मुलाजमीन को लीड कर रही हूँ। और हमारी कामयाबी तारीख़ की पहली कामयाबी गिलगित बल्तिस्तान के मुलाजमीन के लिए हुई है, जो 2 दफ़ा DRA की सूरत में हुई। और आगे के हमारा जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसके ऊपर भी हम गिलगित बल्तिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं। हमारा डिमांड यही है कि लाइन डिपार्टमेंट और जितने भी दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उनकी तनख्वाहों में इक्वालिटी हो। और हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे पीछे हुए लाइन डिपार्टमेंट के मुलाजमीन हैं उनके हुकूक के लिए हम सदाबहार लड़ते रहेंगे। इससे पहले भी हम एपका और अगीगा के जायज़ मुतालबात हैं, इसमें कोई ऐसी बहुत जायज़ मुतालबात है। जैसे दूसरे डिपार्टमेंट्स में यूटिलिटी अलाउंस है, कन्वेंस अलाउंस है, हेल्थ अलाउंस है, एग्जेक्टिव इंसेंटिव अलाउंसेस हैं, उनको जैसे दिया जा रहा है लाइन डिपार्टमेंट वालों को भी ये चीज़ें दी जाएं ताकि यही स्टेट इसी स्टेट के मुलाजिम वो भी हैं और वो भी हैं। हम अपने हकूक़ के लिए हमेशा अपनी आवाज़ ऊंचा करते रहेंगे। और गिलगित बल्तिस्तान से 1600 किलोमीटर का जो दूरी का रास्ता हम तय करके जिस नियत से आ रहे हैं, मुझे उम्मीद है अल्लाह पाक इसमें कामयाबी देगा। और हमारे जो लीडर्स हैं रहमान बाजवा साहब और चौधरी अरशाद हैं, उनके हम शाना बशाना हमेशा से साथ रहेंगे और गिलगित बल्तिस्तान के तमाम मुलाजमीन के हुकूक़ के लिए हमेशा हमतन हम पुरजोश रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। इक्वली राइट्स की बात हो रही है। इक्वली राइट्स कहते हैं तमाम तर सरकारी मुलाजमीन के जो राइट्स हैं वो एक जैसे होने चाहिए, जो उनकी मुराद है वो एक जैसी होनी चाहिए, उसमें तफरीक नहीं होनी चाहिए। इस्लामुद्दीन साहब, मैं आपसे भी गुफ्तगू करता हूँ, लेकिन आपसे पहले मलिक अरशद हज़ारवी साहब हैं, आप मौजूद हैं, आप प्रेसिडेंट हैं इंफॉर्मेशन स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन के PID से। ये जो मंजर देख रहे हैं, मंजर इस्लामाबाद के अंदर तो हम लोग देखते ही रहते हैं, लेकिन सरकारी मुलाजमीन का इकट्ठा होना, एहतजाज करना, ये थोड़ा सा मुश्किल नहीं है? जी अज़ुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, एहतजाज तो सरकारी मुलाजमीन पिछले 2-3 सालों से एहतजाज कर ही रहे हैं, लेकिन जो भी गवर्नमेंट होती है, अब ये पहले गवर्नमेंट थी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब थे, तो ये जो मौजूदा हुकूमत है ये अपोजिशन में थे, तो जब हम एहतजाज करते थे ये आके हमें लालीपॉप देते थे कि हम आपके मसाइल हल करेंगे, असम्बलियों में आवाज़ उठाएंगे। लेकिन जब अब वो अपोजिशन में चले गए इमरान खान साहब, अब शहबाज शरीफ साहब और ज़रदारी साहब हुकूमत में आ गए। जब ये हुकूमत में आ गए तो ये हमारे मामलात हल करने से कासर है। मुझे समझ नहीं आती कि या तो ये हमारे एहतजाजों में आके अपनी सियासत चमकाने के लिए, हमें लॉलीपॉप देने के लिए आके हमसे जोशो पुरजोश ख़ताब करके ये वापस चले जाते हैं, लेकिन हमारे मसाइल जो हैं वो इन हल नहीं करते। आप पीपल पार्टी के सदीक कांजू साहब हैं, वो पिछली दफ़ा 13 तारीख को वो आए, उन्होंने कहा कि अगर गवर्नमेंट मसाइल हल नहीं करती, आपके मुतालबात हल नहीं करती, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपके 8 तारीख वाले धरने में आपके साथ इंशाल्लाह बैठा हूँ। तो आज वो बैठे नहीं हैं? आज वो नहीं बैठे, इसका मतलब है कि वो हमें लालीपॉप दे रहे थे रात को 2 बजे आके। क्या पता लेट आ जाए, बैठ जाए रात को कोई टाइम, अगर आप रात तक बैठ रहे हैं, क्योंकि अल्लाह करे, हमें उम्मीद है, मुश्किल होता है। देखिए जी, हमें उम्मीद है कि अल्लाह करे कि वो आए, बैठें और मुलाजमीन के मसाइल हल करें। जिस तरह मैं अपनी इन्फॉर्मेशन का करता हूँ कि प्रेस इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के ऐसे कैडर हैं जो जब से इदारा बना है उनको अभी तक देखें कि उनको अपग्रेड नहीं किया गया। हमारा जो फोटोग्राफर है देखें वो 13वें ग्रेड में है, बाकी तमाम इदारों में हमारा फोटोग्राफर 16वें ग्रेड में है, बाकी उसी तरह ब्रोमाइड प्रिंटर जो है वो 5वें में है, बाकी 13वें में चल रहे बाकी लोगों के। हमारी जो ज़्यादा पोस्टें ऐसी हैं जो बिल्कुल आज तक सारे जायज़ मुतालबात हैं आपके सरकारी मुलाजमीन के। मैडम रुखसाना अनवर साहिबा हमारे साथ मौजूद है, मरकज़ी सदर हैं लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम पाकिस्तान की। मैडम, यहाँ पर आना और सरकारी मुलाजमीन के इस एहतजाज में, आप सरकारी मुलाजिम हैं, कैसा एक्सपीरियंस है ये, और आपको लगता है कि ये एहतजाज करना, इस तरह से करना ठीक है? अपने घर को, अपनी फैमिली को भी, जाहिर बात है इस वक्त आप सपोर्ट कर रही होंगी, आप देखती होंगी मामलात, मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है वो उतनी अच्छी नहीं है, घर के हालात भी, अब बजट बनाना बड़ा मुश्किल हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त ये जो एहतजाज चल रहा है और सरकारी मुलाजमीन सड़कों पर हैं, तो ये बात बहुत वाज़ेह है कि हम किसी कुर्सी के लिए, हम इक़्तिदार के लिए नहीं यहाँ पर इकट्ठे हुए। हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने घरों के चूल्हे को बेहतर अंदाज में जलाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, और यही पाकिस्तान के हकीकी मसाइल हैं जिससे तमाम सरकारी मुलाजमीन ही नहीं, तमाम आवाम इस वक्त दो चार है।
اور حکمرانوں کو اور آپ لوگوں کے اپوزیشن پاس تو کو پھر لوگ کہتے ہیں آپ لوگوں کے پاس تو پھر معاملات ہیں، وسائل ہیں، مہینے کی تنخواہ مل جاتی ہے. بہت سارے ایسے لوگ جو آپ لوگوں سے نیچے کہتے ہیں ہماری تو زندگی ختم ہوگی، اب تو ہمارا جینا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو گیا، لوگ خودکشیاں فاقوں پہ آ گئے ہیں. ان کے حقوق کی جنگ بھی ہم ہی لڑ رہے ہیں، کیونکہ پاکستان میں وسائل کی منصفانہ تقسیم نہیں ہے اور عام آدمی جن حالات کا شکار ہے، سرکاری ملازمین اسی کی عکاسی کر رہے ہیں. میں تو یہ کہنا چاہوں گی پاکستان بھر کے عوام کو کہ تمام عوام کو باہر نکلنا چاہیے. ہمارے یہ مسائل نہیں ہے کہ کرسی پر کس کو بیٹھنا چاہیے کس کو نہیں بیٹھنا چاہیے. ہمارے یہ مسائل نہیں ہے کہ کون اقتدار میں رہے اور کون اقتدار سے باہر رہے. ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ کرسی کی دوڑ میں کون سب سے آگے ہے کون پیچھے ہے. آپ یہ چاہتی ہیں کہ ادارے مضبوط ہوں، اداروں میں کام کرنے والے مضبوط ہوں، ادارے اپنے آئین کے مطابق کام کریں، مضبوط ہونے چاہیے. اور یہ جو الفاظ انہوں نے عوام کو لالی پاپ دینے کے لیے استعمال کیے ہوئے، آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی اور انصاف کی فراہمی، یہ جھوٹے الفاظ ہیں. ان پر حقیقت میں اگر عمل درآمد ہو تو یہاں پر کوئی بھی سڑکوں پر نہ ہو. ہم خواتین ہیں، ہمیں دو طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے. ہمیں گھروں کو بھی سنبھالنا ہے اور ہمیں معاشی ذمہ داریوں میں بھی اپنے جو فیملی ممبرز ہیں، جو مرد ہیں جو گھر چلا رہے ہیں، ان کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے وسائل بہت محدود ہیں. ہمیں بچوں کو بھی پالنا ہے. تو اگر گورنمنٹ سنجیدہ نہیں ہوتی، اگر وہ مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ کوششیں نہیں کرتی، وعدوں پر عمل درآمد نہیں کرتی، تو یہ بھول جائیں کہ ہم واپس چلے جائیں گے. ہم تیاری ہے شناتے ٹینشن لگا کے 2-4-6 دن گزار سکتے ہیں، تیاری کے ساتھ آئے ہیں اور یہ 2-4-6 دن گزار سکتے ہیں. نہیں، ہم نے لیڈی ہیلتھ ورکرز کا تو پہلے ریکارڈ رہا ہے کہ 10-10 دن ہم سڑکوں پر رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. تو ہمیں یہ انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، ہم اپنا حق لے کر رہیں گے. لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام میں لیڈی ہیلتھ سپروائزرز کی اپ گریڈیشن ابھی تک نہیں ہوئی، 30 سال ہو گئے. گریجویٹس ہیں، ان کو کوئی اسکیل نہیں دیا گیا ان کی تعلیم کے مطابق، الاؤنسز نہیں دیے جاتے کیونکہ خواتین ہیں اس لیے امتیازی سلوک روا رکھا جاتا ہے. لیکن ان کو ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم کسی بھی طریقے سے جذبے میں، ہمت میں، جوش میں، طاقت میں اپنے بھائیوں سے کم نہیں ہیں. اور پرامن احتجاج ہے، مطالبات آپ رکھ رہی ہیں، پرامن احتجاج ہے، کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہے، کوئی تشدد نہیں ہے، پرتشدد اس طرح کے معاملات نہیں ہیں. ہمیشہ پرامن احتجاج رہا ہے اور یہ ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کیا رحمان باجوہ بھائی نے، جو شعور دیا سرکاری ملازمین کو اور ان کو اپنے حقوق کے حصول کے لیے، جیسے ہم نے ایک روایت قائم کر دی ہے باہر نکلنے کی سڑکوں پر. یہی انقلاب کی طرف اقدامات ہیں اور یہی حقیقی انقلاب ہے جو ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ ملازمین، سرکاری ملازمین کو اگر ان کے حقوق ملیں گے تو ادارے مضبوط ہوں گے. ادارے مضبوط ہونا ضروری ہے. بہت شکریہ آپ کا. رخسانہ انور صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. اسلام الدین صاحب آپ جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان PWD کے انصاف ورکرز کے. آپ کا کیا بیانیہ ہے، آپ کا کیا موقف ہے؟ یہ جو ہم نے ابھی تک گفتگو کی ساری کچھ مختلف ہے کہ یہی بات آپ کی بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کے K2 چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری آواز پہنچائی. اور جس طرح ہمارے محکموں میں بری صورتحال ہے، اس طرح آپ کے میڈیا میں بہت بری صورتحال ہے کہ جہاں کچھ سفارش نہ ہو، نہ پیسہ ہو، تو وہ خبر بھی نہیں چلتی. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی پوری ٹیم کی طرف سے. تو دوسرا سر، ہمارے محکموں کی میرا پاک PWD سے تعلق ہے. ہمارے جتنے MNAs فنڈ ہیں ہمارے پاک PWD کے توسط سے آگے ٹھیکے کے نظام سے چلتا ہے. اور یقین مانو کہ اربوں نہیں، ہمارے محکموں میں اگر 10 سالہ ریکارڈ چاہیے، اربوں روپے نہیں، کھربوں روپے کی کرپشن ہے. یعنی اگر 100 کروڑ فنڈ آتا ہے تو اس میں 25-30 کروڑ لگتا ہے اور باقی سارے ہمارے کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے. کچھ ٹھیکیدار کھا جاتے ہیں، کچھ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کھا جاتی ہے. اور اسی طرح ابھی ایشو ایک بنا ہوا ہے پورے اسلام آباد کا کہ جو پہلے موٹرز کے بل ہوتے تھے وہ محکمہ پے کرتا تھا. اب ہم CDA کی پیمنٹ دینے کے باوجود بھی وہ تمام ملازمین وہ بھی اب دینے کے پابند ہوں گے، ابھی تک دیے تو نہیں. اسی طرح ہمارے سرکاری کوارٹر ہیں، 2 کمروں کے کوارٹر ہیں چھوٹے کیٹیگری 5. اب ان کو بھی انتظامیہ کی طرف سے نوٹس ہوئے ہیں کہ آپ یہ جو کمرے بنے، گراج بنے، گراؤ. اور یہاں F6 وغیرہ جائیں، پرائیویٹ کوٹھیوں میں جائیں، کمرشل میں جائیں، بے تاشا جو ہے نا وہ انکریجمنٹ ہے، اس طرف وہ نہیں جاتے. لیکن نزلہ میرا ہمیشہ یعنی چھوٹے لوگوں پہ ہوتا ہے. اسی طرح ہمارے کئی ملازمین ہیں جو پے لے رہے ہیں، تمام سہولتیں لے رہے ہیں، جس میں ڈیلی ویجز ہیں، کانٹریکٹ ہیں، وہ تمام سہولتیں لے رہے ہیں، لیکن سب جو ہے نا ان کے اوپر کانٹریکٹ ڈیلی ویجز کی تلوار لٹکی ہوئی. اسی طرح ہمارے LDC، UDC، نیب کاسٹ جتنے بھی لو طبقے کے ملازمین ہیں، صوبائی حکومتوں میں ان کے سکیل اور ہیں اور 2013 سے ہیں.
हमारा जो आपका भी यही नारा है जो नारा लग रहा है, एक रियासत दो दस्तूर कबूल नहीं है। बिल्कुल मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा आपको वजह देता हूँ कि एक ही महकमे हमारा, उसमें एक ही पोस्ट पे तनख्वाह कुछ और है, आप दूसरे महकमे में आए तो उसकी तनख्वाह कुछ और है। अब मैं मिसाल देता हूँ, एक ब्लॉक में पड़ोसी है एक दूसरे, तो ये असर उनके बच्चों में भी पड़ता है, क्योंकि एक ही लाख तनख्वाह है, एक ही 30,000 तनख्वाह है। तो वो सोचें कि उनके बच्चों का क्या वो मामलात होंगे कि एक ही पड़ोसी हैं, एक ही तरह के अखराजात हैं, एक ही स्कूल में जाना है, तो वो लोग जो है ना उनके बच्चों में भी इसका नफसियाती असर होता है। इस्लामुद्दीन साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान PWD के इंसाफ वर्कर्स के आपका बहुत शुक्रिया। सैयद मोहम्मद मिराज साहब आपका बहुत शुक्रिया, और मलिक अरशद ज़ारवी साहब आपका बहुत शुक्रिया। रुखसाना अनवर साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज हमने ये प्रोग्राम, खुसूसी प्रोग्राम हमने किया रिपोर्टर्स कॉर्नर, फेडरल कैपिटल के सरकारी मुलाजमीन के साथ। सरकारी मुलाजमीन की एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त सेक्रेटेरिएट के सामने मौजूद है, एहतजाज कर रहे हैं, अपने मुतालबात इन्होंने हुकूमत पाकिस्तान के सामने रखे हैं। और इस वक्त तक वो कहते हैं कि कुछ मुतालबात के ऊपर जो लास्ट मीटिंग हुई थी उसके अंदर कुछ मुतालबात के ऊपर अमल दरामद हुआ था, नोटिफिकेशन भी हुआ था, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुतालबात अभी भी हैं जिनके ऊपर अमल दरामद होना बाकी है। और हुकूमत के ज़िम्मेदार लोगों ने हमारे साथ ये कमिटमेंट की थी कि आपके जो मुतालबात हैं उनके ऊपर अमल दरामद होगा, लेकिन आज के धरने तक, आज के इस एहतजाज तक, 8 नवंबर का जो एहतजाज है इसके अंदर उन्होंने कहा था कि उससे पहले मामलात हल हो जाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो सका। हमारी कोशिश रही कि हमने फेडरल कैपिटल के जो भी हालात हों आपके सामने रखें, लेकिन फेडरल कैपिटल इस वक्त जो है वो एहतजाज और इस तरह के धरनों के और जो मामलात आपके सामने हैं, मुल्क के अंदर सियासी सूरत हाल है, जो सियासी मंजरनामा है, उसका भी बराह रास्त जो असर है वो फेडरल कैपिटल के ऊपर पड़ता है। एहतजाज होते हैं, रोड बंद होते हैं, इस्लामाबाद के रहने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छी है कि जो सरकारी मुलाजमीन हज़ारों की तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, ये पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, और इनके पुरअमन एहतजाज के अंदर वो कहते हैं जी हम लोग उस वक्त तक जारी रखेंगे एहतजाज जब तक हमारे मुतालबात को नहीं माना जाएगा, जब तक हमें कोई यकीन दहानी नहीं कराई जाएगी, तब तक हम लोग इस एहतजाज को जारी रखेंगे। अपने मेज़बान कैसर खान तनोली को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।